नमस्कार दोस्तों, चलिए आज 1 जून है और डिकोड आईएएस में इंडियन पॉलिटी को पूरी तरह से उसकी कहानी को जो है एक कहानी के रूप में समझते हैं कि किस तरीके से इसके अलग अलग फीचर्स, इसकी जो इसका जो पूरा ढांचा है वो किस तरीके से बनाया गया, क्यों बनाया गया, किस कारण से इसको दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से किस किस्म से इसको अलग रखा गया। नमस्ते, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप लोग देख रहे हैं डिकोड आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मान लेते हैं हमारा जो भारत है ये पहले क्या था? ब्रिटिश इंडिया था। इसको फ्लो चार्ट में समझेंगे हम लोग। ब्रिटिश इंडिया जो है दोस्तों, यहाँ हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश सरकार के साथ इनके अधीन में काफ़ी सालों तक गुलामी करी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की रूल जैसे तैसे 1857 में ख़त्म हुई सिंस 1600, लेकिन अंग्रेज़ी हुकूमत जो क्राउन रूल है वो कंटिन्यू होती रही 1858 से 1947 तक, 1947 तक। अब एक लंबा दौर चला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लंबा दौर चला। इस दौर को हम लोग कहते हैं फ्रीडम स्ट्रगल। और इस फ्रीडम स्ट्रगल में दोस्तों हम लोगों ने एक चीज़ सीखी और वो ये है कि अगर हमें सरकार मिलती है तो किसी भी कीमत पे हमें तानाशाही सरकार नहीं चाहिए। वी नीड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमने कुछ और चीज़ें भी सीखी, जैसे हमें इक्वालिटी, लिबर्टी, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी हद तक पता चल गया। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द डेफिनेशन बट ऑल्सो द मीनिंग, द रेलेवेंस, द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज प्रिंसिपल ऑन ह्यूमन लाइफ, ऑन ह्यूमन लाइफ। अब उसके बाद हम लोगों ने एक और चीज़ जो सीखी वो ये है कि सरकार जो है, जो भी सरकार रहेगी उसके अंदर भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, क्योंकि ये भारत की सरकार होने वाली है। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसका होना जरूरी है। जब ये सारी चीज़ें हम लोग सीखते रहे, जैसे हम लोगों ने सीखा कि सेपरेशन ऑफ पावर होना कितना ज़रूरी है, वरना हमें पता है कि अगर सारी पावर एक ही हुकूमत के हाथ में रहेगी तो इससे क्या होगी, इससे तानाशाही शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ गवर्नेंस, जिससे कि एक तरह से देखा जाए तो डेमोक्रेसी जो है वो जिंदा रहती है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस थ्रू आउट फ्रीडम स्ट्रगल में हम लोगों ने इन्हीं सब चीज़ों की डिमांड्स करते रहे और हमारे डिमांड्स कई सालों तक नामंजूर कर दिए गए। और उसके बाद 1947 में वो शुभ घड़ी आई, इनफैक्ट 1946 में वो शुभ घड़ी आई जब हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया, ये हम लोग को ये अधिकार दिया गया कि हम अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं। इससे पहले भी कई सारे मौके हमें दिए गए थे इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, लेकिन वो नाम मात्र थे। ये पहली बार 1946 में हमें मौका दिया गया कि भारत के लोग खुद, इंडियन पीपल विल कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडियन पीपल। ये बहुत बड़ी चीज़ थी जो हम लोगों को मिली या हम लोगों ने छीना। अब ये चीज़ जो हमें मिली ये 1946 में मिली बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट कमिटी। ये सबको पता है। अब इसके अंदर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है और ब्रिटेन में, यूके में लेबर पार्टी का जो विक्ट्री हुआ था ये भी बहुत रेलेवेंस रखता है। अब चूंकि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई 1946 में, याद रखिएगा बिफोर द इंडिपेंडेंस एक्चुअली, तो हमारे यहाँ पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर एंटायर इंडिया। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे कमिटीज, सब कमिटीज बनाए गए, ड्राफ्टिंग कमिटी बनाई गई और इसी ड्राफ्टिंग कमिटी ने, विच वॉज हेडेड बाय बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनकी चेयरमैनशिप के अंदर में हम लोगों ने क्या जीता, हम लोगों ने क्या एक्चुअली बनाया, हम लोगों ने 2 साल 11 महीने और तकरीबन 18 दिन के बाद हम लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना लिया। अब दोस्तों ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम लोगों ने बनाया, इसको बनाने के बाद सबसे पहली जो चैलेंज आई वो ये है कि इसका नेचर कैसा होगा। अब इसके नेचर को लेकर कई लोगों ने क्रिटिसिज्म्स किया, जैसे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हम लोगों ने बाहर के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉलो किया है, तो कोई लोग कहते हैं ये प्लेजराइज्ड है, लेकिन ये एक्चुअली में इसका एक नेचर है जो दर्शाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। नेचर को हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी चीज जो हम लोग बता सकते हैं
वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इस कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर में हम लोगों ने एक चैप्टर रखा है सेलिएंट फीचर और एक चैप्टर हम लोगों ने रखा है प्रियम्बल। अब क्योंकि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा, लेकिन सेलिएंट फीचर बोल के आपको कोई अलग से चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अंदर जितने सारे फीचर्स दिए गए हैं, इन सब को आप अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक फ्रेमवर्क भी दिया है, इसने एक फ्रेमवर्क भी दिया है। फ्रेमवर्क के अंदर बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमारा गवर्नेंस का मॉडल होगा, गवर्नेंस मॉडल किस तरीके का होगा, और उसमें यह भी बताया गया है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, या पावर, मैं अगर कहूं पावर एलोकेशन कैसे किया जाएगा। दोस्तों यहां पे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करी जा रही है और पावर एलोकेशन की बात करी जा रही है, इन दोनों को हम अगर एक साथ बोलना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज लाइक अ पावर मैपिंग, और ये भी हमारा संविधान बारीकी से लिखकर रखा है डिटेल में। अब चलिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में इसके फीचर्स दिए गए हैं। प्रियम्बल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी दी गई है, और नेचर के अनुसार हम देख सकते हैं अलग अलग देशों से लिया गया है, सो इट्स कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। तो मेन मुद्दा जो होता है उसमें यह है कि ये हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक कॉमन नेचर है, जिसके बारे में ये फिलॉसफी हमेशा कहता है, वो 3 सिद्धांतों पे बेस्ड है। नंबर 1, इसको यहां से समझते हैं। नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इसका सिंपल अर्थ होता है नॉन आर्बिट्रेरीनेस। इसको हम अलग तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे लिमिटेड गवर्नमेंट। अब अगर गवर्नमेंट लिमिटेड है, इन द सेंस अगर गवर्नमेंट हमारे पर्सनल लाइफ के अंदर ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है, वो हमारे मार्केट के अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है, तो वो एक तरीके की लिमिटेड गवर्नमेंट है। अब इससे क्या प्रमोट होता है? इससे प्रमोट होता है इंडिविजुअल फ्रीडम, ठीक है। लेकिन क्योंकि लिमिटेड है तो वो कभी कभी इंटरफेयर कर भी सकता है। तो ये इंटरफेरेंस का जो कॉन्सेप्ट है, जो बीच बीच में कर सकता है, कब कर सकता है? जब ये फ्रीडम जो है एक्सेसिव यूज आएगी, अगर ये फ्रीडम जो है ये एक्सेस में यूज हो रही है, जिसकी वजह से एक दूसरे इंसान का इंडिविजुअल फ्रीडम वायलेट हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में इस एक्सेस को ठीक करने के लिए सरकार इंटरफेयर करेगी। ठीक, जैसे लिमिटेड गवर्नमेंट का एक अच्छा एग्जांपल होगा, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कम हो रही हो, जब जब जरूरत पड़ती है तब तब हो रही होगा। हम उस चीज को इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में समझें तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल है, ये भी लिमिटेड गवर्नमेंट को ही दर्शाता है। सो बेसिकली फ्रीडम एट द सेम टाइम लिबर्टी ऑफ अदर्स, एट द सेम टाइम यहां पे इक्वालिटी को होल्ड किया जा रहा है, इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को होल्ड किया जा रहा है, ताकि इंडिविजुअल फ्रीडम दूसरे का भी मेंटेन रहे। बहुत बढ़िया। अभी इसी चीज को दिमाग में रखते हुए संविधान जब उसकी गठन हुई तो उसके कई सारे पार्ट्स हुए, कई सारे आर्टिकल्स हुए। थोड़ा सा इसकी नेचर को समझ लेते हैं। पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है प्रियम्बल से। ये डेफिनेटली इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन ये नॉन एनफोर्सिएबल है, इसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। कहां? थ्रू जुडिशियरी नहीं किया जा सकता। इसके अंदर हमारे देश की फिलॉसफी इसके अंदर छिपी हुई है। हमारे देश का जो एंटायर फ्रीडम स्ट्रगल रहा है, उसमें जो जो चीजें हम लोगों ने सीखी हैं वो सब इसके अंदर दिया गया है। नेक्स्ट, केशव नंदा भारती केस जो है, इसमें इसको इंटीग्रल पार्ट बताया गया है। इसको 1976 में वाया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू से इसको अमेंड भी किया गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको सबसे लास्ट में जोड़ा गया है, लास्ट में इसको ऐड किया गया है, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना हो चुका था उसके बाद। अब इस प्रियम्बल के बाद अगर हम एक और इसका पॉइंट निकाले तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल सबसे पहली बार हम लोगों ने देखा था, और फिर वहीं से हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट इंडिया में अप्लाई किया था। तो आज की तारीख में कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत प्रियम्बल से होती है। प्रियम्बल के बाद दोस्तों आता है पार्ट 1। इसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। इसके तहत यह बताया गया है इंडिया दैट इज भारत। इसके अंदर यह बताया गया है कि यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसमें क्या डिफरेंस है, ये क्यों वाइडर है और ये क्यों कंपैरेटिवली नैरो है, और ये टेरिटरी ऑफ इंडिया में एक्वायर कर सकती है किसी भी दूसरे एरिया को भारत अपने अंदर। और इस एक्विजिशन के बाद यहाँ की जो पॉपुलेशन होगी वो ऑटोमेटिकली हमारे देश के सिटीजन्स बन जाएंगे। अब रही बात, जब हमें यह पता चल चुका है कि भारत जो है ये लेंथ ब्रेथ कितना लंबा है, कितना चौड़ा होगा, कौन कौन से एरिया इसके अंदर आएंगे, ये सब जब हम लोग जान चुके हैं, तब हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 की। और पार्ट 2 में हम लोग डिसाइड करेंगे आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक कि भाई इस देश में रहेगा कौन, सिटीजन्स। यानी कि इस 5 to 11 में हम लोगों ने सिटीजन्स को या सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आर्टिकल 11 ये भारत सरकार के यानी कि पार्लियामेंट को ये अनुमति देता है, ये पावर देता है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज भी निकालें, ताकि उसके हिसाब से सिटीजनशिप जो है ये दिया जाए।
तो भारत सरकार ने सिटीजनशिप एक्ट भी इंप्लीमेंट किया था इन 1955। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी हो गया 2019 में, जिसको लेकर के एनआरसी और इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी इशू हुए हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पड़ाव की, और वो है कि भाई अगर ये सिटीजन्स हैं तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भी जो सरकार होगी या जो किंग होता है, इसकी अल्टीमेट एम होता है डेवलपमेंट ऑफ पीपल। तो इनकी ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए और इसके लिए इनके पास कुछ अधिकार होने चाहिए, जो अधिकार इनके एस्पिरेशंस को अचीव करने में मदद करे, और साथ ही साथ इन अधिकारों के अंदर सरकार इंटरफेयर ना करे। ऐसी स्थिति में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पार्ट 3 को इंट्रोड्यूस किया, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जाता है। दिस इज द चैप्टर नोन एज फंडामेंटल राइट्स। और इसी आर्टिकल में या इसी पार्ट में रादर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जुडिशियल रिव्यू। ये एक किस्म का प्रोटेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है कि हमारे अधिकारों को कोई भी छीन नहीं सकता अनरीजनेबली। अब अगर हमने इनको अधिकार दे दिया है तो हम इनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाना चाहेंगे, क्योंकि अगर ये लोग अधिकार का गलत इस्तेमाल करें तो। लेकिन उससे पहले इनको लगा कि सरकार के ऊपर भी, गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ मोरल मैंडेट्स होने चाहिए कि सरकार क्या करेगी। इसमें तो लिखा हुआ है कि सरकार क्या नहीं करेगी, अब ये भी पता होना चाहिए कि सरकार क्या करेगी। इसीलिए पार्ट 4 में हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाया, उसको ऐड किया इन द ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ये डीपीएसपी जो है ये नॉन एनफोर्सिएबल है, लेकिन इसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 39 बी एंड सी। अगर इस आर्टिकल को इंप्लीमेंट कराना पड़े तो आप आर्टिकल 14, 19 इनको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एफआर पर भारी पड़ता है ये सिर्फ एक आर्टिकल। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल सोशलिज्म को प्रमोट करता है। ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑफ वेल्थ ये इक्विटेबली होना चाहिए। ये हमारा एक सोशलिज्म जो है वो हमारा एक बेसिक फीचर है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। अब सरकार ने देखा कि देखो भाई हमने राइट्स भी दे दिए, गवर्नमेंट को रिस्पांसिबिलिटीज भी दे दी, लेकिन जिसके पास ये अधिकार है उसके ऊपर तो कोई रिस्पांसिबिलिटीज नहीं है, ये भी जरूरी है। तो हम लोगों ने पार्ट 4A को इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज रखी, और ये रखी स्वरण सिंह कमिटी के ऊपर या कमिटी के रिकमेंडेशंस के ऊपर बेस करके। इसको भी नॉन एनफोर्सिएबल रखा गया है, लेकिन इन दोनों को आप एनफोर्स कर सकते हैं। डीपीएसपी को भी आप एनफोर्स कर सकते हैं, एफडी को भी आप एनफोर्स कर सकते हैं, लेकिन वाया लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अब इसके बाद पार्ट 5 आता है। अभी पार्ट 5 जो है दोस्तों, ये एकदम गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की तरफ हमें ले जाता है। और इस गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में क्या कहा गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो देश है, ये देश जो है ये एक फेडरल नेचर का है, फेडरल स्टेट है, जहां पे एक वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। वर्टिकल मतलब इस तरीके का, इधर ऊपर जो है हम इसको यूनियन लिखते हैं, नीचे जो है हम इसको स्टेट्स लिखते हैं। दूसरा एक फीचर बताया गया है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि जिस चीज के लिए हम हमेशा अंग्रेजों से लड़ते आए हैं कि एग्जीक्यूटिव्स को लेजिस्लेचर से अलग अलग रखो, वही चीज यहां पे भी है। यूनियन के पास भी 2 अलग बॉडीज होंगी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। सिमिलरली स्टेट्स के पास भी यही होगी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। और ये बहुत ही लॉजिकल बात है। तो फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट भी हमने समझ लिया, और इस कॉन्टेक्स्ट में सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने समझ लिया। अब यहां पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। यहां पे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग लेजिस्लेचर्स को पहले टारगेट करते हैं, बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। जो यूनियन की लेजिस्लेटिव बॉडी है और जो स्टेट्स की लेजिस्लेटिव बॉडी है, इनके अंदर जो कॉम्पोजिशन इनको समझ लेते हैं। इसके अंदर आपका आता है 3 इंपॉर्टेंट चीज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 52, राज्यसभा आर्टिकल 80, लोकसभा आर्टिकल 81। सिमिलरली यहां पे भी आपके पास 3 पार्ट्स हैं। पहला है गवर्नर, दूसरा है असेंबली, और ये तीसरा है काउंसिल। लेकिन ये काउंसिल जो है ये
अबॉलिश किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा जो है अबॉलिश नहीं किया जा सकता, यह किया जा सकता है। और कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। लोकसभा के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, पूरे भारत को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर लेते हैं और उसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है। लेकिन असेंबली यहां पे जो सिचुएशन है, यहां पे भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, लेकिन ये अक्रॉस द स्टेट, और यहां पे भी डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आर्टिकल 326, आर्टिकल 326। राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यहां काउंसिल में भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है। गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन यहां पे प्रेसिडेंट जो है ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, इनडायरेक्टली गेट्स इलेक्टेड वाया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों ही असेंबली, काउंसिल या लोकसभा के मेंबर्स नहीं हैं। एक और छोटी सी इंटरेस्टिंग बात, ये जो लोकसभा नाम है, राज्यसभा नाम है, ये हिंदी में नामकरण किया गया है 1954 में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग लोकसभा राज्यसभा को कंपैरेटिव स्टडी करके खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो एग्जाम से जस्ट पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।